और सुबह मैं वोट कर करके आपके पास आया हूं और मेरा हमेशा मत रहा है कि ये लोकतंत्र का उत्सव है। उत्सव उसको हमने नागरिकों ने उत्सव के रूप में मनाना चाहिए। और आज मैं धार में देख रहा हूं कि मेरी माताएं, बहनें, बेटियां जिस प्रकार से परंपरागत वेशभूषा में आई है, जैसे अपने परिवार में कोई अवसर हो, वैसे ये लोकतंत्र का मिजाज है। आपने ये, और मैं पक्का मानता हूं कि मीडिया वाले मुझे तो बहुत पब्लिसिटी देते हैं, लेकिन थोड़ा आज ये उत्सव का माहौल बनाकर यहां मैं जो बहन बेटियां देख रहा हूं, क्या बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहन करके आई हैं। लोकतंत्र को उत्सव बना दिया इन सबने। और लोकतंत्र और चुनाव, ये महापर्व होता है लोकतंत्र का। और जब चुनाव में उत्सव का माहौल जब बन जाता है ना, तो मतदान तो बढ़ता ही बढ़ता है, लेकिन जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं घर में, उनको लोकतंत्र का महात्म्य क्या है, चुनाव का महात्म्य क्या है, वोट देने का मतलब क्या होता है। एक प्रकार से चुनाव ये संस्कार संक्रमण की प्रक्रिया भी है। लोकतंत्र के प्रति समर्पण को और अधिक प्रभावी बनाने का ये उत्तम से उत्तम अवसर है। और धार के मेरे भाई बहनों ने आज ये माहौल जो बना दिया है उत्सव का, मैं धार के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। यहां कुछ लोग ये फोटो वगैरह के लेकर के आए हैं। आप सबके फोटो मैंने देख लिए हैं। अगर आप बैठ जाएंगे तो मेरे पर बड़ी कृपा होगी, क्योंकि पीछे सबको परेशानी होती है। मैंने देख लिया है, आप तस्वीर लाए हैं, कृपा करके आप बैठिए। नहीं बैठेंगे, उन तस्वीर को नीचे रखिए, आराम से नीचे बैठिए। मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आप इतनी मेहनत करके चित्र बना करके यहां लाए हैं, लेकिन आप आराम से बैठिए, थक जाएंगे। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। साथियों, 4 जून को अब 1 महीना भी नहीं बचा है। आज तीसरे चरण की वोटिंग चल रही है। पहले चरण में विपक्ष पस्त पड़ गया था, दूसरे चरण में विपक्ष ध्वस्त हो गया था। आज तीसरे चरण के बाद जो इधर उधर कुछ छोटे छोटे टमटमते तारे दिखाते हैं, तारले दिखते हैं, वो भी अब अस्त होना तय हो जाएगा। क्योंकि पूरे देश ने ठान लिया है,
फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। साथियों, यहां से महू ज्यादा दूर नहीं है। महू में ही बाबा साहब आम्बेडकर का जन्म हुआ था। ये भूमि मेरे जैसे कितने ही लोगों के लिए किसी तीर्थ स्थली से कम नहीं है। और मैं तो अगर स्वार्थ की भाषा में बोलूं, मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अगर स्वार्थ की भाषा में बोलूं तो मैं कहूंगा, बाबा साहब का संविधान न होता तो मोदी इस जगह पे नहीं होता। ये बाबा साहब का संविधान है जिसके कारण आप सब मुझे यहां तक पहुंचा पाए। नहीं तो आज भी एक ही परिवार का राज चल रहा होता। नामदार ही नामदार होते, कामदार का तो हिसाब ही नहीं होता। लेकिन ये बाबा साहब के संविधान की ताकत है कि नामदार को हटा के देश ने कामदार को बिठा दिया। और यही वजह है कि कांग्रेस बाबा साहब से नफरत करती है। इसी नफरत में अब कांग्रेस ने एक और चाल चली है। कांग्रेस चाहती है कि संविधान बनाने का श्रेय बाबा साहब को ना मिले। इसलिए अब कांग्रेस ने कहना शुरू कर दिया है कि बाबा साहब का योगदान तो बहुत कम था। ये संविधान बनाने में सबसे ज्यादा भूमिका, सबसे बड़ी भूमिका ये उनके चाचा देश के पंडित नेहरू जी की थी। क्या ये बात आपके गले उतरती है क्या? मुझे बताइए, हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा भी आज जानता है ना कि भारत के संविधान बनाने में सबसे बड़ा योगदान बाबा साहब आम्बेडकर का था कि नहीं था? था कि नहीं था? लेकिन इन परिवारवादियों ने पहले देश का इतिहास तोड़ा मरोड़ा, आजादी के महान सपूतों को भुलवा दिया और परिवारवादियों ने अपना महिमा मंडन करने के लिए, अपने ही गीत गाने के लिए, अपने ही वाहवाही करने के लिए झूठा इतिहास लिखा। और अब ये संविधान को लेकर भी झूठ गढ़ने लगे हैं और उसको भी कब्जा करने के मिजाज में है। सच तो ये है कि कांग्रेस का ये परिवार बाबा साहब आम्बेडकर को घोर नफरत करता है। कांग्रेस ने आम्बेडकर जी की राजनीति को खत्म करने की हर साजिश रची। मैं इसे भाजपा का और भाजपा सरकार का सौभाग्य मानता हूं कि भाजपा के समर्थन वाली केंद्र सरकार ने कुछ वर्ष पहले बाबा साहब को भारत रत्न दिया था। ये जब गए ना,
तब मौका आया। मैं इसे भी अपना सौभाग्य मानता हूं कि मुझे बाबा साहब से जुड़े स्थानों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित करने का अवसर मिला। साथियों, हार की हताशा में आजकल कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोग एक नई अफवाह उड़ा रहे हैं। ये कहते हैं कि मोदी को